नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। सरकार ने लिया किसानों के लिए अहम फैसला। 6 रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि करने की दी मंजूरी। एमएसपी तय किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक ऐतिहासिक फैसला। नागरिकता अधिनियम से जुड़ा हुआ आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिकता रखी बरकरार। और मानव स्वास्थ्य को लेकर हुआ डराने वाला शोध। न्यू बॉर्न बेबीज के लंग्स, हार्ट और ब्रेन में माइक्रोप्लास्टिक्स मौजूद होने का दावा। माइक्रोप्लास्टिक्स हैं मानव और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक। आइए शुरू करें। केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA की बैठक हुई है। इस बैठक में अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले विपणन सत्र 2025-26 के लिए 6 रबी फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की मंजूरी दी गई है। फैसले के बाद एमएसपी में 130 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की वृद्धि देखी जाएगी। यानी इस फैसले के अनुसार अब गेहूं के एमएसपी को 150 रुपए बढ़ाकर 2425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अब गेहूं का नया एमएसपी उत्पादन लागत से 105% अधिक है। इसके अलावा सरकार ने रैपसीड और सरसों बीज के लिए भी एमएसपी 300 रुपए बढ़ाकर 5,950 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। देखिए, इस फैसले का मकसद घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है और खाद्य तेल आयात को कम करना है। दलहन के मामले में मसूर का एमएसपी 275 रुपए बढ़ाकर 6700 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि चने का एमएसपी 210 रुपए बढ़ाया गया है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि सरकार ने यह घोषणा आगामी विधानसभा चुनावों में वोटर्स को रिझाने के लिए किया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्य चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, एमएसपी का मकसद है कि किसानों को उनकी फसल की एक न्यूनतम रकम मिल जाए। बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव के समय ये एक तरह का सिक्योरिटी कवर होता है। यह भी जान लीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गणना कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। CACP एमएसपी की गणना के लिए कई फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, जैसे उत्पादन की लागत, इनपुट कीमतों में बदलाव, बाजार की कीमतें, मांग और आपूर्ति तथा औद्योगिक लागत। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि एमएसपी में की गई बढ़ोतरी 2018-19 के केंद्रीय बजट की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस बजट में अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना समर्थन मूल्य निर्धारित करने की बात कही गई है। सरकार को उम्मीद है कि एमएसपी में इस बढ़ोतरी से किसानों को लाभ होगा और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। ये फैसला नागरिकता अधिनियम से जुड़ा है। दरअसल अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया। आइए समझते हैं कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को क्यों चुनौती दी गई थी और इसके मायने क्या क्या हैं। सबसे पहले हमें धारा 6A को समझना होगा। धारा 6A नागरिकता अधिनियम 1955 में एक स्पेशल जगह रखती है। असम में 1971 के बाद से तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश से भारी तादाद में लोगों ने असम में घुसपैठ की थी। घुसपैठ के कारण अलग अलग थे। किसी को भारत में बेहतर भविष्य दिखा, किसी को मौत का डर सता रहा था। लेकिन बांग्लादेशी लोगों के आने से असमिया समाज का ताना बाना बिखरने लगा। इस पर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू ने एक आंदोलन चलाया। आंदोलन था असम में प्रवासियों की घुसपैठ के खिलाफ। फिर बाद में जब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, तब केंद्र सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू के बीच 1985 में एक समझौता हुआ। इसे कहते हैं असम अकॉर्ड या फिर असम समझौता। इस समझौते के तहत धारा 6A को नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि धारा 6A असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है। इसका उद्देश्य असम में रहने वाले विदेशियों की पहचान करना था, उन्हें रेगुलेट करना था। इस धारा के तहत 2 प्रमुख कट ऑफ डेट निर्धारित की गई थी। पहली तारीख थी
1 जनवरी 1966, यानी 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले सभी भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। दूसरी डेट थी 24 मार्च 1971, यानी 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक असम में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इन्हें 10 साल तक चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। इसका यह भी मतलब हुआ कि 24 मार्च 1971 के बाद आने वालों को अवैध अप्रवासी माना जाएगा। अब वापस खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें, असम में बांग्लादेशी अप्रवासियों की घुसपैठ के मामले को लेकर 2012 में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं में असम पब्लिक वर्क्स NGO, असम संयुक्त महासंघ और अन्य शामिल हैं। इनका कहना है कि असम में नागरिकता के लिए अलग कट ऑफ डेट निर्धारित करना भेदभावपूर्ण, मनमाना और अवैध है। याचिका में कहा गया था कि केवल असम राज्य में धारा 6A के लागू होने से राज्य के डेमोग्राफी में एक बदलाव देखा गया है। इस बदलाव से असम के लोकल लोगों को या मूल निवासियों को परेशानी हुई है। कहा जाता है कि धारा 6A के लागू होने से असम के लोगों को अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक जैसा दर्जा मिला हुआ है। संवैधानिक पर्सपेक्टिव से देखें तो धारा 6A राज्य के आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए खतरा है। इसके कारण असमिया लोगों के सांस्कृतिक अस्तित्व, राजनीतिक नियंत्रण और रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 29 का भी जिक्र हुआ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य में डेमोग्राफी बदलने से संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत स्वदेशी असमिया लोगों के अपने संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में एक दूसरा पक्ष भी है। सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस जैसे NGO ने यह तर्क दिया है कि अगर धारा 6A को हटा दिया जाता है तो कई सारे निवासी स्टेटलेस हो जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं जो लगभग 50 सालों से ज्यादा असम में नागरिक के तौर पर रह रहे थे। धारा 6A को हटाने से इन लोगों को विदेशी माना जाएगा और इन्हें देश से बाहर निकालने की कार्यवाही भी की जाएगी। इसके अलावा आपको इस पूरे मामले में संविधान के अनुच्छेद 11 को भी जानना चाहिए। अनुच्छेद 11 नागरिकता को वापस लेने, खत्म करने और नागरिकता से संबंधित दूसरे मामलों के संबंध में संसद को प्रावधान करने की शक्ति देता है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि IAS प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए UPSC IAS प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी GS में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। दिमाग में भूसा भरा है वाली कहावत अब जल्दी ही पुरानी हो जाएगी, क्योंकि अब दिमाग में प्लास्टिक भरा है वाली कहावत आने वाली है। दरअसल मानव स्वास्थ्य को लेकर एक डराने वाला शोध हुआ है और इस नई स्टडी में दावा किया गया है कि न्यूबॉर्न बेबीज के लंग्स, हार्ट और यहां तक कि ब्रेन में माइक्रोप्लास्टिक्स मौजूद हो सकते हैं। दरअसल रटगर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा एक स्टडी की गई थी। इसमें नवजात चूहों को सांस के माध्यम से पॉलीआमाइड 12 केमिकल सुंघाया गया। पॉलीआमाइड 12 या PA12 एक थर्मोप्लास्टिक पदार्थ है। इसे नायलॉन 12 के नाम से भी जानते हैं। इसे सूंघने के बाद नवजात चूहों के फेफड़ों, दिल, लीवर, किडनी और दिमाग में छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए। इस स्टडी में यह भी देखा गया कि माइक्रोप्लास्टिक गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा के माध्यम से गुजर सकता है और यहां तक कि विकासशील भ्रूण को भी प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिकों ने इसकी भी संभावना बताई कि बच्चे के जन्म के बाद मां के दूध के माध्यम से माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े गुजर सकते हैं। अब चिंता की बात यह है कि जीवन के इतने प्राइमरी स्टेज में माइक्रोप्लास्टिक पाया जाना बहुत खतरनाक है। अब कौन चाहेगा कि उसके लीवर, किडनी, हार्ट या ब्रेन में प्लास्टिक पाया जाए? आपको बता दें कि माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण ह्यूमन हेल्थ के लिए बड़ा खतरा है ही, क्योंकि इससे हार्ट अटैक आने की और दूसरी क्रॉनिक बीमारियों की संभावना लाइफ के प्राइमरी स्टेज से ही शुरू हो जाती है। इसके अलावा भी माइक्रोप्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।
माइक्रोप्लास्टिक हर जगह पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट से लेकर समुद्री गहराइयों तक हवा, मिट्टी, पानी, पौधे, जानवरों में माइक्रोप्लास्टिक पाया जाना बहुत आम हो गया है। एक सर्वे के मुताबिक हर साल 14 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में फेंका जाता है। ये सारा प्लास्टिक छोटे कणों माइक्रोप्लास्टिक्स में टूट जाता है। दुर्भाग्य ये है कि माइक्रोप्लास्टिक्स गलता या सड़ता नहीं है, बल्कि ये मनुष्य में दुख की तरह हमेशा बना रहता है। ये छोटे कण प्रकृति में जमा हो जाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं जिनकी लंबाई 5 मिलीमीटर से कम होती है। ये कण कई तरह के प्रोडक्ट में मौजूद होते हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट, सिंथेटिक कपड़े, प्लास्टिक की थैलियां, डिस्पोजेबल आइटम्स या बोतल्स वगैरह। हम कह सकते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक हमारी नसों में बहता है और हमारे दिलों पर राज करता है। और डराने वाली बात यह है कि 2050 तक प्लास्टिक उत्पादन में 300% की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को रोकने का एकमात्र तरीका है कि प्लास्टिक को जैव आधारित और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट से रिप्लेस करना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया जाता है। भारत में भी दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस को मनाने के लिए एक समारोह का आयोजन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस क्यों मनाया जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद बुद्ध 3 महीने के लिए स्वर्ग में चले गए थे। मान्यता है कि बुद्ध ने स्वर्ग में भी देवताओं को और उनकी माता को अभिधम्म की शिक्षा दी। शिक्षा देने के बाद भगवान बुद्ध संकसिया नाम की जगह पर अवतरित हुए। संकसिया नाम की जगह प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश के संकिसा बसंतपुर को माना जाता है। इतना ही नहीं, इस घटना का जिक्र सम्राट अशोक के हाथी स्तंभ में भी किया गया है। इसी घटना को अभिधम्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन 3 महीनों में भगवान बुद्ध के अनुयायी एक स्थान पर रहकर प्रार्थना करते हैं। आपने जब भी गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा तो आपने त्रिपिटक का जिक्र जरूर सुना होगा। त्रिपिटक एक पाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है 3 पिटारे। ये बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने के समय से महापरिनिर्वाण तक दिए गए प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। इसके अलावा त्रिपिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम और टिप्पणियां भी शामिल हैं। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अभिधम्म पिटक को मानते हैं। इसकी रचना सम्राट अशोक के समय तिस्स मोगली पुत्र ने की थी। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को सीधा सा अगर समझें तो हड्डियों का खोखला होना इसका मतलब होता है। ये तब होता है जब हड्डियों में कैल्शियम जैसे मिनरल्स तेजी से कम होने लगते हैं। इससे हड्डी का सामान्य बोन मास प्रभावित होता है और हड्डियां खोखली होकर कमज़ोर होने लगती हैं। हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि ज़रा सा भी गिरने या तनाव देने पर आसानी से टूट जाती हैं। खराब लाइफस्टाइल और खराब फूड हैबिट के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ती है। महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस से अधिक प्रभावित होती हैं। देश में इस समय 6.5 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से पीड़ित हैं और उनमें से 80% महिलाएं हैं। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारत के सुप्रीम कोर्ट में लेडी जस्टिस की नई मूर्ति स्थापित की गई है। यह सुप्रीम कोर्ट में जजों के पुस्तकालय में लगाई गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी आंखों से काली पट्टी को हटा दिया गया है और एक हाथ में तलवार को संविधान से बदल दिया गया है। काली पट्टी का हटना यह संदेश देता है कि देश में कानून अंधा नहीं है और हाथ में संविधान का अर्थ है कि देश में न्याय व्यवस्था संविधान के हिसाब से चलती है। पहले आंखों पर पट्टी का मतलब था कि कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। हाथ में तलवार का मतलब था कि कानून के पास अधिकार है और वो गलत करने वालों को सजा दे सकता है। नई मूर्ति में तराजू को नहीं बदला गया है क्योंकि यह बराबरी और संतुलन का प्रतीक है। जस्टिस संजीव खन्ना अगले सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में पद संभाल सकते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकार से उनके नाम की सिफारिश की है। दरअसल सीजेआई के रूप में चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। सीजेआई की सिफारिश पर मुहर लगती है तो न्यायमूर्ति खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक लगभग 6 महीने का होगा। आपको बता दें कि 2019 में संजीव खन्ना के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने को लेकर विवाद हुआ था, जब सीनियर जजों की अनदेखी करके उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का निर्णय लिया गया था।
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता का केंद्र बन गया है। दरअसल देश में वन्य जीव के साथ साथ तितली को बचाने के लिए प्रयास शुरू किए गए थे। इसी क्रम में असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इसमें 446 किस्म की तितलियां पाई गई हैं, जिनमें से 18 देश में नई हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सितंबर के अंत में पहली तितली संरक्षण मीट 2024 का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम तितली रिकॉर्ड और तितली की स्थिति पर केंद्रित था। इस मीट का मकसद काजीरंगा में तितली संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, जो काफी हद तक सफल रहा। यूनेस्को ने ओरछा के ऐतिहासिक समूह को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए डोजियर को स्वीकार किया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ओरछा और भेड़ाघाट को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कराया था। ओरछा में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का भंडार है। यहाँ भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा बुंदेला स्थापत्य शैली, जहांगीर महल, चतुर्भुज मंदिर, ओरछा किला परिसर, अमर महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ स्थित हैं। वहीं ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जो इस स्थान की भव्यता को और अधिक बढ़ाता है। भारत सरकार ने बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना का अनावरण किया। इस योजना को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तैयार किया है। इसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता स्थापित करना और 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता तक पहुंचना है। इस योजना में भारत को हरित और स्वच्छ अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के मकसद से कई प्रमुख पहलों को नई दिशा दी गई है। इसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियां और पंप भंडारण संयंत्र को नवीकरणीय ऊर्जा के साथ विकसित करना, अंतर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाना इत्यादि शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया। 6 दिवसीय इस नृत्य महोत्सव को संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर और श्रीलंका समेत कई अन्य देशों से कलाकार, विशेषज्ञ आदि शामिल हुए हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, ओरछा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओरछा में जहांगीर महल, चतुर्भुज मंदिर, अमर महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित हैं। ओरछा केन नदी के किनारे स्थित है। सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक में क्या शामिल नहीं है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर जातक कथाएं। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया, इजिप्ट, कांगो या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो? और सही जवाब है अल्जीरिया, यानी विकल्प ए। अगला प्रश्न था, जम्मू कश्मीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उमर अब्दुल्ला संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। जम्मू कश्मीर को भारत में हमेशा से संघ शासित प्रदेश का दर्जा हासिल था। सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प ए, केवल एक। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उसके जवाब ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इस बुलेटिन को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।